नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा हमने जो पहला अध्याय शुरू किया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, उसके पार्ट 2 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने 1773 से लेके 1858 तक, जब तक कंपनी का शासन था यानी कि कंपनी का रूल जब तक था 1773 से लेके 1858 तक, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम 1858 के बाद, आपको पता होगा, ताज का शासन यानी कि क्राउन का रूल आ जाता है। तो उस वहाँ से लेके 1947 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्ट और प्रावधान पारित किए गए थे, उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो पार्ट 2 है, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एक्ट को सम्मिलित किया हुआ है। तो अगर आपको यह जो सीरीज है क्रैश कोर्स की हमारी, अगर आपको पसंद आती है तो इसको जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इसके साथ हमारे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का यह लेक्चर 2 है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज बात करेंगे ताज का शासन यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक, जो है जब हमको आज़ादी मिली 1947 में, तब तक ताज का शासन था तथा यहाँ तक जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्ट और प्रावधान पारित किए गए थे, उन सभी को आज हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार एग्जाम में प्रश्न बनता रहा है। तो 1857 का जैसे ही विद्रोह खत्म होता है, उस विद्रोह के बाद जो है कंपनी के हाथों से जो है सत्ता छीन ली जाती है तथा कंपनी के हाथों से सत्ता को हस्तांतरित कर दिया जाता है क्राउन के हाथ, यानी कि ब्रिटिश ताज के हाथ में सत्ता चली जाती है 1857 की क्रांति के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो महत्वपूर्ण कानून था, इसका निर्माण जो है 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो 1857 का विद्रोह था, इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और भारत के शासन को और अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से इसको जाना जाता है। इस कानून ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, यानी कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। आपको पता होना चाहिए, जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है, उसके इस क्रांति के समाप्त होने के बाद 1858 में जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जितने भी पावर, जितनी भी शक्तियां थी, उनको ब्रिटिश राजशाही यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी जाती है। अब 1858 के बाद जो है भारत में जो शासन है वह क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजशाही के द्वारा देखा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब 1858 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इसको भी ये जान लेते हैं। तो 1858 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? तो इसके तहत जो है भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का जो पदनाम था, उसको बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। महत्वपूर्ण प्रावधान था, आप याद रखिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता रहा है। तो 1858 का जो अधिनियम था, इसके तहत जो है भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है, तथा इस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल का जो पद चला आ रहा था, भारत के गवर्नर जनरल का, उस पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, तथा भारत का जो वायसराय पहला बना था वो बना था लॉर्ड कैनिंग। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो वायसराय होता था, यह ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लगातार प्रश्न बनता रहा है। तो जो लॉर्ड कैनिंग था, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस यानी कि दूसरी इसकी जो विशेषता है वो क्या थी? इस अधिनियम ने जो है नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध और सिस्टम को भी समाप्त कर दिया। आप याद रखिएगा, जो 1858 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत से जो है द्वैध सिस्टम को यानी कि द्वैध शासन की जो प्रणाली थी उसको भी समाप्त कर दिया। तो ये भी विशेषता थी, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ अन्य विशेषताएं भी 1858 के भारत शासन अधिनियम की। तो तीसरी इसकी विशेषता क्या है? एक नए पद का सृजन किया गया। इस पद को नाम दिया गया भारत के राज्य सचिव का। इसे आप याद रखिएगा, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है एक नए पद का सृजन किया गया। इस पद को नाम दिया गया भारत का राज्य सचिव, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। जो भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया,
इसके पास यानी कि भारत के राज्य सचिव के पास जो है भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण होता था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो सचिव होता था, भारत सचिव, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, यह जो भारत का राज्य सचिव होता था, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य यानी कि मेंबर होता था और ब्रिटिश जो संसद होती थी, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट होती थी, उसके प्रति सीधे यह उत्तरदायी होता था भारत का राज्य सचिव। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। भारत राज्य मतलब भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का जो सदस्य था भारत सचिव को बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जितने भी इम्पोर्टेंस और विशेषताएं थी 1858 के भारत शासन अधिनियम की, उसको हमने देख लिया है। अब हम अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एक्ट आता है आपका 1861 का और भारत परिषद अधिनियम। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस अधिनियम के द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। आप ध्यान दीजिएगा, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसने जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की अनुमति दे दी थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत जो भारत का उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, इसने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तीसरी विशेषता क्या इसकी है, तो इस अधिनियम ने जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया था। आप ध्यान दीजिएगा। यह जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसने दोबारा से जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां दे दी, जो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की एक पुनः शुरुआत मानी गई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस भारत परिषद अधिनियम ने जो है बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन भी किया था। आप याद रखिएगा, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा और पंजाब में क्रमशः जो है 1862, 66 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया था इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह जो भारत शासन अधिनियम था 1861 का, यह जो भारत शासन अधिनियम था 1861 का, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। आपको पता होगा अध्यादेश किस प्रकार जारी किया जाता है। तो अब इसमें वर्तमान में मान लीजिए कोई भी अगर लोकसभा, राज्यसभा कार्यकाल, वर्तमान की स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे उस प्रकार की स्थिति से मैच खाती है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए वर्तमान में कोई आपातकालीन स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो जाती है और उस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो है राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर मान लीजिए हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है बाई चांस और लोकसभा और राज्यसभा उस समय कार्य नहीं कर रही होती हैं, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह ऑर्डिनेंस यानी कि तत्काल कानून यानी कि अध्यादेश बना सकता है। तो ठीक इसी प्रकार का जो कानून है उस समय 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत भी बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के जो है अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया तथा ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। तो उस समय भी ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जो जारी किया जाता था उसकी अवधि 6 माह होती थी और अब भी जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया था, अब भी जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया था उसकी भी अवधि जो है 6 महीना और मान लीजिए 6 महीना 7 दिन एक हफ्ता तक होती है। तो दोनों किस प्रकार से कंडीशन मैच कर रही हैं उसी को आप समझ ले। तो इसी प्रकार से जो हमारा संविधान है धीरे धीरे बना, तो इसी प्रकार से यह जो हमारा संविधान है इसी प्रकार से धीरे धीरे बनता रहा। किस प्रकार से हमारा संविधान निकल कर आया, तो उसी प्रक्रिया को हम इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझ रहे हैं। तो आप धीरे धीरे इन सभी एक्ट, इन सभी प्रावधानों के जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उनको समझने की कोशिश करते रहिएगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगला हमारा जो अधिनियम है वो है 1892 का अधिनियम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
1892 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस अधिनियम की विशेषताएं थी, इसके माध्यम से जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। आप याद रखिएगा, जो 1892 का अधिनियम था, इसने जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। इसने विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। उसके बाद इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान भी किया। तो ये सभी इंपॉर्टेंस हैं, ये सभी विशेषताएं 1892 के अधिनियम की। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंस अधिनियम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार यहाँ से प्रश्न बनता आया है, तो इसको हम कहते हैं 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय जो मार्ले था, यह इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। आप याद रखिएगा, इसमें से जो मार्ले था, यह इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था, और उस समय मिंटो जो था, उस समय जो लॉर्ड मिंटो था, वह भारत का वायसराय था। तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मैंने आपको बताया, जो मार्ले था, यह उस समय भारत राज्य सचिव था इंग्लैंड में, और लॉर्ड मिंटो जो था, वह उस समय वायसराय था जब इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पारित किया गया 1909 में। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यह जो 1909 का अधिनियम था, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। आप याद रखिएगा, यह जो अधिनियम था 1909 का, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा तथा प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति थी। तो आप याद रखिएगा, मान लीजिए जो केंद्रीय परिषद जिसमें ब्रिटिश राजशाही की हुकूमत थी, उसमें जो है ब्रिटिश सरकार जो थी उसकी बहुमत को बनाए रखा गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो बहुमत थी वो हमेशा रहेगी केंद्रीय परिषद में। परंतु इस अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दे दी थी, जिसे आप याद रखिएगा। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यह जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, इस अधिनियम ने जो है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आप याद रखिएगा इनका नाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, उन्हें जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था और वायसराय की कार्यपालिका परिषद का। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अन्य विशेषताएं क्या थी इस अधिनियम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अन्य विशेषता में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि इस अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू किया गया, यानी मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस अधिनियम ने जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम सदस्यों के चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बदलाव लाया गया था इस अधिनियम के तहत, जो काफ़ी विवादित भी था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बना भी है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। तो 1909 का जो अधिनियम था, इसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1909 में भारत शासन अधिनियम को बनाया गया, तथा यह जो भारत शासन अधिनियम था 1921 में लागू हुआ, तथा इस भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो 1909 का भारत शासन अधिनियम था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो 1919 के अधिनियम की विशेषताओं में एक था
केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई तथा उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। आप यहाँ देखिएगा, इस 1919 के अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर दी गई और उन सूचियों को अलग कर राज्यों पर जो है केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया गया। केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार भी दे दिया गया था। आप यहाँ देखिएगा, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी जो सूचियां थी उन पर जो है विधान बनाने का अलग से जो है अधिकार दे दिया। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तथा सरकार का जो ढांचा था केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा इस अधिनियम के तहत। इसके बाद इस अधिनियम ने जो है पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद देखिएगा। जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ किया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ किया तथा इस अधिनियम के तहत जो है भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। इसके बाद यह जो अधिनियम था 1919 का, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य बना दिया गया। इसके बाद इसने जो है यह जो अधिनियम था 1919 का, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। तो आप याद देखिएगा, जिसमें 1909 में सिर्फ क्या था कि 1909 में सिर्फ पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मुस्लिमों के लिए, परंतु 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसने इसको और विस्तारित किया और मुस्लिमों के बाद सांप्रदायिक आधार पर सिखों को भी, ईसाइयों को भी, भारतीय ईसाइयों को भी, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो अधिनियम था, इस अधिनियम ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया। आप ध्यान दीजिएगा, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। तो भारत में मतलब लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का जो सृजन था यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसने जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। अंततः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसे अब भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मतलब विशेषता इस अधिनियम की है कि यह जो अधिनियम था, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, यह जो अधिनियम था 1919 का, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्षों बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। यानी कि ये जितने भी इम्पॉर्टेंट यानी कि जितनी भी मैंने आपको विशेषताएं बताई 1919 के अधिनियम की, इन विशेषताओं को जो है इन विशेषताओं की जांच अगले 10 वर्ष बाद करने थे कि ये जो नियम लागू किए गए हैं 10 वर्ष बाद ये नियम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इनके जांच के लिए जो है एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता 10 वर्ष बाद। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो यह इस अधिनियम की इतनी सारी विशेषताएं हैं, आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, जो इस अधिनियम के तहत निकलकर आया सामने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्ष बाद यानी कि 1929 में भारत आता और
1919 के प्रावधानों की जांच करता तो और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता, परंतु 1929 की बजाय यह जो वैधानिक आयोग था यह 1927 में ही लागू कर दिया गया और इस वैधानिक आयोग का नाम दिया गया साइमन आयोग 1927। तो साइमन आयोग का काफ़ी विरोध होता है भारत में। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो साइमन आयोग था यह 2 वर्ष पूर्व भारत आया, जिसका काफ़ी विरोध किया गया भारत में। इसका विरोध क्यों किया गया इसको भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार ने जो है नवंबर 1927 में यानी कि निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1929 में यह होना था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने जो है 1927 में ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आप याद देखिएगा साइमन आयोग का जो गठन था यह 1927 में किया गया, जिसका नेतृत्व किया था सर जॉन साइमन ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इस आयोग यानी कि साइमन आयोग में जो है सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जिसका सभी दलों ने भारत में इसका काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि इसके जो सदस्य थे साइमन आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश यानी कि श्वेत थे, जिनका भारत में काफ़ी विरोध किया गया। यह जो आयोग था साइमन आयोग, इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा द्वैत शासन सिस्टम, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की इस साइमन आयोग ने। तो आप याद रखिएगा। तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसी साइमन आयोग का विरोध करते समय जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। तो आपको पता होगा साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस आयोग ने क्या सिफारिशें की मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो साइमन आयोग था, आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ जो है 3 गोलमेज सम्मेलन किए। तो आपको पता होगा इसी जो आयोग के द्वारा सिफारिशें की गई थी, जो प्रस्ताव दिए गए थे, उन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार ने जो है 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यह जो 3 गोलमेज सम्मेलन था ये हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। बस हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रावधान किए गए थे एक्ट के तहत। तो यहाँ पे जो साइमन कमीशन था उसी के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ही जो 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है सांप्रदायिक अवार्ड की। सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल जो अवार्ड थे 1932 में, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रिटिश जो उस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, आप याद देखिएगा, जब सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई 1932 में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना की घोषणा की। तो आप याद देखिएगा, तथा इस योजना को नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह जो अवार्ड था इसने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था को विस्तार दिया, बल्कि इसने दलितों के लिए भी जो है इस निर्वाचन व्यवस्था को विस्तारित कर दिया, जिसका भारत में काफ़ी विरोध किया गया। इसी दलितों के लिए जैसे ही यह जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लागू किया गया सांप्रदायिक अवार्ड के चलते, जिसका जो विरोध है महात्मा गांधी के द्वारा काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ कर किया गया, तथा महात्मा गांधी ने जो है इसके विरोध में यरौदा जेल में उस समय महात्मा गांधी थे, आप याद देखिएगा, जब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को विस्तारित किया गया तो उस समय महात्मा गांधी जो थे वे यरौदा जेल में थे, तथा वे यरौदा जेल में जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो इसी के विरोध में जैसे ही सांप्रदायिक अवार्ड में जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई दलितों के लिए, उसके विरोध में जो है महात्मा गांधी जो थे यरौदा जेल में उस समय थे पुणे के, उस समय वे अनशन पर बैठ गए थे। अंततः लास्ट में जो है कांग्रेस नेताओं और दलितों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तथा इस पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था, तो महात्मा गांधी ने, और दलितों की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अब पूना पैक्ट के तहत क्या किया गया, तो इसमें पूना पैक्ट पे जब हस्ताक्षर किया गया तो इसमें इस पैक्ट में जो है संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित किए गए। तथा आप याद रखिएगा, ये जो पूना पैक्ट होता है कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच, इसमें जो है
संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, यानी कि दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था नहीं रखी जाएगी, वे हिंदुओं के साथ ही अपना जो है वोट करेंगे। तथा इस संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के साथ जो है दलितों के लिए एक आरक्षित, मतलब कुछ जगह दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यह था कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस जो आपको याद रखनी है। अब हम जो हमारा 2 टॉपिक बचता है अभी, एक तो बचता है हमारा 1935 का जो हमारा 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, वह बचता है, और 1947 का जो भारत शासन अधिनियम था वह बचता है। तो 1935 और 1947 का जो हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम है उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तथा काफ़ी बड़े लेक्चर भी होंगे। तो इन 2 लेक्चर को हम बाकी के अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।